हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये जो हमारी क्लास होने वाली है ये सीटेट के पर्दे से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम हिंदी शिक्षण जो होगा उसको कवर करेंगे। हिंदी शिक्षण का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाषा अर्जन एवं अधिगम, यानी जो भाषा अर्जन होती है और जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि हिंदी शिक्षण के अंतर्गत यानी पेडागॉजी में ये ज़रूर पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को मिस मत कीजिए। अगर आपको सीटेट में अच्छे से अच्छे अंक लाना है, एक ही बार में अगर आपको सीटेट पास करना है, तो उसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखिए। और सीटेट के और भी जो क्लासेस हैं वो चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप जा करके उनको भी देखिए, आपको पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने इस वीडियो में। और हम आज के जो टॉपिक है हमारा वो है भाषा अर्जन एवं अधिगम, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में। तो जो हिंदी भाषा है, ये हिंदी भाषा भारत की एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। यानी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, और राजभाषा है हिंदी। अगर कोई ये कहे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो कह देना भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। तो हिंदी भारत की एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। भारतीय संविधान के अनुसार जो अंग्रेजी भाषा है वह एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। यानी कि अंग्रेजी भाषा के बारे में बात की जाए तो ये एक सहयोगी है, प्रशासनिक भाषा है, यानी प्रशासनिक क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सहयोग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए जो अंग्रेजी भाषा है ये भारत की सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। बात करें संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जिसमें 22 भाषाएं शामिल हैं, उसमें हिंदी भी शामिल की गई है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। अगर हम बात करें कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं, तो उनमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी, ये टोटल 22 भाषाएं हैं जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। आगे अगर हम बात करें डिटेल में, तो ये जो भाषाएं हैं ये संविधान में कब कब आई, कब कब संविधान में जोड़ा गया, इनको कौन कौन से संशोधन किए गए, हम इसके बारे में अगर जानें तो इन भाषाओं में से जो 14 भाषाएं हैं, वे जो 14 भाषाएं हैं वो संविधान के प्रारंभ से ही शामिल कर लिया गया था। यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ तभी से ही जो 14 भाषाएं हैं वो संविधान का हिस्सा रही हैं। लेकिन 14 भाषाओं के बाद कुछ संशोधन करके जो जोड़ी गई हैं भाषाएं, उनके बारे में बात करें तो वर्ष 1967 में जो सिंधी भाषा है इसको 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यानी कि 14वीं भाषा के बाद जो 15वीं भाषा बनी, जो कि सिंधी भाषा थी, इसको 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। आगे बात करें, फिर वर्ष 1992 में 71वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। इसके अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। आप यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगी। आगे हम एक ट्रिक के माध्यम से इनको हम जानेंगे कि कौन सी भाषा कब कब आई, तो उसके बारे में हम एक अच्छी सी ट्रिक देखेंगे और ट्रिक में ही आपको पता चल जाएगा कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सी भाषा आई है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। आगे अगर हम बात करें वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम में, जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, यानी कि आया वर्ष 2003 में, यानी संविधान संशोधन वर्ष 2003 में हुआ लेकिन प्रभावी 2004 से हुआ। और इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इस प्रकार हमने देखे कौन कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सी जो भाषाएं हैं वो बाद में ऐड होती चली गई। अब यहाँ पर हम संवैधानिक भाषाओं के बारे में बात करें तो 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 17 में है। और अगर अनुसूची की बात की जाए तो वो 8वीं अनुसूची में है। और अनुच्छेद के बारे में बात की जाए तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक जो है वो इन 22 भाषाओं के बारे में है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग पूछा जाए तो भाग 17 है, अनुसूची पूछी जाए तो 8वीं अनुसूची है। अनुच्छेद के बारे में बात की जाए तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक का जो अनुच्छेद है वो इन 22 भाषाओं का उल्लेख करता है। कौन कौन सी भाषाएं हैं इसके बारे में हमने चर्चा की। आगे हम बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी भारत की केंद्रीय और आधिकारिक भाषाएं हैं, यानी कि हिंदी है और जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी तो प्रशासनिक सहयोगी भाषा है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी दोनों की बात की जाए तो ये भारत की केंद्रीय आधिकारिक भाषाएं हैं। आगे अगर हम बात करें तो ट्रिक के द्वारा हम थोड़ा बात करते हैं कि कौन सी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया। तो सबसे पहले हम बात करें
पहले तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें केवल एक ही भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा। तो इसके लिए ट्रिक कोई नहीं है, इसके लिए आप एक ही भाषा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप इसको याद कर लेना कि जब 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर आते हैं हम 71वें संविधान संशोधन में। तो 71वां संविधान जब संशोधन हुआ तो उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई जिसको हम नमक के द्वारा याद करेंगे। तो नमक में ना से नेपाली जोड़ी गई, मा से मणिपुरी जोड़ी गई और का से कोंकणी जोड़ी गई। तो अगर आप नमक याद रखेंगे तो नमक 71वें संविधान संशोधन में नमक ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी, ये जो 3 भाषाएं हैं वो जोड़ी गई। आगे अगर हम बात करें तो जब 92वें संविधान संशोधन हुआ इसके अंतर्गत 4 भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जो कि BDMS के नाम से इसकी ट्रिक है। BDMS, B से हो जाएगी बोडो, D से हो जाएगी डोगरी, M से हो जाएगी मैथिली और S से हो जाएगी संथाली। तो BDMS यानी कि BDMS ये 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इन 4 भाषाओं को यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अब बात करें शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं। अभी हमने सिर्फ जो संविधान में वर्णित जो 22 भाषाएं हैं उनके बारे में हमने बात की, लेकिन अभी शास्त्रीय भाषाओं के बारे में बात करें तो वर्तमान में ऐसी 6 भाषाएं हैं जिन्हें भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। शास्त्रीय भाषा बेसिकली कि ये पुरानी भाषाएं हैं, पुराने से ही चली आ रही हैं, इसीलिए इनको शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत रखा गया है। तो वर्तमान में ऐसी 6 भाषाएं हैं जिन्हें भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसमें तमिल जिसको 2004 में घोषित किया गया था, संस्कृत 2005 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और जो उड़िया भाषा है ये 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा इनको मिला हुआ था। तो आप यहाँ पर शास्त्रीय भाषा भी देख सकते हैं और ये जो भाषाएं हैं ये कब घोषित की गई, उनकी जो डेट है, उनका जो सन है, आप वहाँ भी उसको भी देख सकते हैं। सभी शास्त्रीय भाषाएं जो हैं वो भारत की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भी हैं, यानी कि 22 भाषाओं के साथ साथ जो शास्त्रीय भाषाएं हैं इनको भी संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। बढ़ेंगे अपने हम अगले पॉइंट की तरफ। अब आते हैं हम भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा अर्जन। यानी भाषा अर्जन क्या है, भाषा का अर्जन करना या भाषा को सीखना क्या होता है। तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी बताया जाएगा आप अपने आप को अनुभव कीजिए और एक छोटे बच्चे के रूप में आप अपने आप को अनुभव कीजिए। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए 2 या 3 साल आपकी उम्र है, वो आप अनुभव कीजिए, वो आप महसूस कीजिए अपने आप को, और उसके द्वारा अगर आप ये वीडियो पढ़ते चलेंगे, पेडागोजी पढ़ते चलेंगे, तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप अपने आप को एक छोटे से बच्चे के रूप में महसूस कीजिए और ये जो वीडियो है और ये जो क्लास है इसको आप एंजॉय कीजिए। तो भाषा अर्जन के बारे में बात करें तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास का जो वातावरण है, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। यानी कि आप हैं छोटे बच्चे के रूप में हैं तो आप अपने वातावरण और एक परिवार में रहते हैं, तो उस परिवार के वातावरण के द्वारा आप भाषा को सीखते हैं। वो जो कुछ भी बोलते हैं आप उनको देखते हुए, उनको सीखते हुए, उनको दोहराते हुए आप भाषा का अर्जन करना सीख जाते हैं। तो बात करें, वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यानी कि जो भी कोई भी बच्चा होता है वो अपने से दूसरों को देखता है, उनका अनुकरण करता है और अनुकरण करके ही भाषा को सीखता है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। हालांकि अगर बात देखा जाए तो कोई भी बच्चा है तो उसका जो वातावरण होगा, उसका आसपास का पड़ोस होगा और उसका जो परिवार होगा, उसका घर होगा, तो आसपास के पड़ोस में, आसपास के वातावरण में और उसके घर में जो बोली जाने वाली भाषा होगी वो उसकी मातृभाषा होगी और आसपास में जो बोली जा रही है वो उसकी क्षेत्रीय भाषा होगी। तो इस प्रकार से जो भाषा अर्जन के द्वारा जो बच्चा अपने आसपास वातावरण से और परिवार में रह करके जो भाषा सीखता है वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। बढ़ेंगे अपने हम अगले पॉइंट की तरफ। भाषा अर्जन संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अगर हम देखें तो जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया है ये सहज और स्वाभाविक होती है। यानी कि भाषा अर्जन की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, सहज होती है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि बच्चा परिवेश में रहते हुए, अनुकरण करते हुए वो भाषा को सीखता जाता है। तो इस प्रकार से ये स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक का मतलब आप चाहें या ना चाहें, आप वो भाषा जो है, आपकी जो आसपास की जो भाषा है, मातृभाषा है या क्षेत्रीय भाषा है, आप चाहें या ना चाहें स्वाभाविक रूप से आप उसको सीख जाते हैं।
अगले पॉइंट की बात करें, इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। कभी आप घर पे जो कुछ भी घर की जो क्षेत्रीय भाषा होती है, मान लीजिए आसपास की आपकी जो भाषा है उसको आप सीखते हैं, तो क्या कोई आपको सिखाने के लिए आपको ग्रामर बताता है, आपको व्याकरण समझाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप बस दूसरों को देखते हैं और उसी के द्वारा आप उस भाषा को सीखना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसमें किसी भी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बात करें, भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो अधिक से अधिक समय अपने परिवार में, अपने आसपास के वातावरण या समाज में रहता है। उसी समाज में रह करके ही वो अपना पूरा जीवन यानी संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो इस प्रकार से उसका जो परिवार है, उसका जो समाज है, उसका जो समाज है, वो भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है हमारा भाषा अधिगम। अब यहाँ पर हम भाषा अधिगम के बारे में जानेंगे। तो अधिगम का बेसिकली जो तात्पर्य होता है, उसका मतलब होता है सीखना, यानी जो कुछ भी सीखा जाता है, जो कुछ भी हम सीखते हैं वो सभी अधिगम के अंतर्गत आता है। चाहे हम अनुकरण करके सीखें, चाहे एक दूसरे को देख करके सीखें, या हम स्वयं करके सीखें, अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं तो वो अधिगम के अंतर्गत आता है। किसी भी प्रकार के अधिगम की जो प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती रहती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। मान लो जो छोटा है तो वो अपने से बड़ों को देख करके सीखता है, लेकिन फिर बड़ा हुआ तो उनसे भी अनुभवी जो व्यक्ति हैं वो उनको देख करके सीखता है। तो इस प्रकार अपने पूरी लाइफ में वो सीखता ही रहता है। सीखने की जो प्रक्रिया है, या फिर कह सकते हैं अधिगम की जो प्रक्रिया है, वो उसके जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, यानी जो सीखना होता है इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार की भाषा का अगर आप सीख रहे हैं या फिर भाषा का आप अगर अधिगम कर रहे हैं तो उसमें नियम और व्याकरण जो होते हैं वो ज़रूर होते हैं। मान लीजिए कि आप अंग्रेजी भाषा का अधिगम कर रहे हैं, आप अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, तो अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए आपको व्याकरण की और नियमों की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए आप संस्कृत सीख रहे हैं, तो संस्कृत भी सीखने के लिए आपको नियमों की और जो व्याकरण होता है उसकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इसे द्वितीय भाषा के नाम से भी जानते हैं। द्वितीय भाषा यानी पहली जो भाषा हमारी हो गई वो मातृभाषा हो गई, और फिर जो द्वितीय भाषा हो गई वो भाषा अधिगम के रूप में जो हम सीखते हैं वो हमारी द्वितीय भाषा हो जाती है। तो इस प्रकार इसे द्वितीय भाषा के नाम से भी जानते हैं। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने बताया कि जो भी हम भाषा का अधिगम करते हैं उसमें नियम और जो व्याकरण होता है उसको हम सीखते हैं, तभी जा करके कोई जो नई भाषा होती है वो हम सीख पाते हैं। जैसे मान लो संस्कृत सीखना है या इंग्लिश सीखना है, या आपकी जो क्षेत्रीय भाषा वो हिंदी है लेकिन आपको तमिल या तेलुगु सीखना है, तो उसके लिए आपको कुछ नियम और कुछ जो व्याकरण होंगे वो आपको सीखने पड़ेंगे। आगे हम बात करें तो अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। यानी औपचारिक शिक्षा का मतलब यानी कि आप किसी भी भाषा का अगर आप अधिगम कर रहे हैं तो उसमें औपचारिक शिक्षा यानी कि आप पुस्तकों के द्वारा या किसी अन्य माध्यम के द्वारा आप जो वो शिक्षा है या फिर कह सकते हैं जो वो भाषा सीखना है आप उसके द्वारा सीखते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। बिल्कुल सही है, भाषा अधिगम यानी आप अपने यहाँ की जो मातृभाषा है वो तो आप अपने समाज में, आप अपने परिवेश में, अपने परिवार में रह करके सीख लेते हैं, लेकिन अगर कोई अन्य भाषा यानी भाषा का अधिगम अगर आपको करना है तो उसके लिए आप जब विद्यालय में जाते हैं, आप विद्यालय में पहुंच करके उस भाषा का आप अर्जन करना या फिर उस भाषा को आप सीखना शुरू कर देते हैं। बात करें भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है, बिना प्रयास के भाषा अधिगम, देखो जो क्षेत्रीय भाषा थी, जो मातृभाषा थी, वो बिना प्रयास के भी आप सीख सकते हैं। यानी कि एक हिसाब से कह सकते हैं कि आप चाहें या ना चाहें आप उसको सीख जाएंगे, मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा को। लेकिन अगर किसी दूसरी अन्य भाषा का अगर आप अधिगम कर रहे हैं तो उस भाषा को सीखने के लिए बच्चे को या फिर आपको प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास के आप वो भाषा नहीं सीख पाएंगे। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है, बिल्कुल हमने कई बार बताया कि इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय और पाठ्य पुस्तक की भी भूमिका रहती है। यानी भाषा अधिगम में मान लीजिए आपको इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक शिक्षक होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए, उसकी जो पाठ्य पुस्तक है वो होनी चाहिए, तो इनकी भी आवश्यकता होती है। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अधिगम के प्रकार, अधिगम के प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रियात्मक अधिगम। तो क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी कि क्रियात्मक
यानी कि जो क्रियाएं करके बच्चा सीख रहा है तो उनकी क्या गति है, उसका क्या स्वरूप है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। बहुत अधिक तेज़ी से तो नहीं सीख रहा है, या फिर उसकी जो सीखने की गति है, क्रिया करने की जो गति है वो मंद तो नहीं है। तो इस प्रकार उनकी जो क्रियाएं होती हैं उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है, उसकी गतियों पर भी ध्यान दिया जाता है। अगले हम अधिगम के प्रकार की बात करें, शाब्दिक या वाचिक अधिगम। तो शाब्दिक या वाचिक अधिगम या सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखा जाता है। यानी शाब्दिक अधिगम शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अंकों का प्रयोग किया जाता है, और जो संकेत होते हैं, जो चित्र होते हैं, उनका प्रयोग करके ही इस प्रकार का अधिगम यानी शाब्दिक अधिगम ये कहलाता है। आगे हम बढ़ें, विचारात्मक अधिगम क्या है? तो विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभव को देखकर या सुनकर उनके विचार करके सीख जाता है। यानी कि विचारात्मक अधिगम में क्या होता है, व्यक्ति विचार करता है, व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में जो दैनिक जीवन के जो अनुभव देखता है, सुनता है, उन पर विचार करता है और विचार करके उनको सीखता है। तो इस प्रकार ये विचारात्मक अधिगम हो जाते हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। विद्वानों के विचार क्या है, यानी अधिगम, भाषा अधिगम पर विद्वानों ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चा है, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनका भाषा समाज जैसा होता है, भाषा समाज के साथ जो संपर्क रखते हैं, जैसे वो अपना तालमेल बिठाते हैं, ये उसी का परिणाम है कि वो भाषा अधिगम अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। आगे बढ़ें पियाजे के अनुसार, तो पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। यानी भाषा जो होती है, पियाजे ने बताया कि संज्ञानात्मक तंत्रों में या संज्ञानात्मक क्षेत्रों में उनकी भांति अगर आप परिवेश के साथ में या वातावरण के साथ में आप अंतःक्रिया करते हैं, उसी अंतःक्रिया के माध्यम से ही जो है वो आप सीख सकते हैं या आप विकसित कर सकते हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चॉम्स्की के अनुसार चॉम्स्की ने क्या कहा है? चॉम्स्की ने बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, इनके विचार काफ़ी बार पूछे जाते हैं, खासकर हिंदी में, हिंदी शिक्षण की पेडागॉजी में चॉम्स्की के अनुसार कई सारे जो पॉइंट्स हैं वो बनते हैं। तो चॉम्स्की के अनुसार इन्होंने क्या अपना विचार प्रस्तुत किया है? भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो बालकों में जन्मजात होती है। यानी इन्होंने बताया कि जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है वो बालकों में जन्मजात होती है, जन्म से ही भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो बालकों में विकसित हो जाती है, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। यानी कि जब वो जन्म होता है किसी भी बच्चे का, तो उसमें भाषा की व्यवस्था को पहचानने की जो शक्ति होती है वो पहले से ही उसके अंदर मौजूद होती है, ऐसा मानना है चॉम्स्की का। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। यानी भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम बात करें तो अनुबंध के सिद्धांत या फिर साहचर्य का सिद्धांत, यानी अनुबंध का सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत। तो शैशवावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का साहचर्य या संबंध स्थापित करके सीखते हैं। यानी साहचर्य का मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध स्थापित करके जो सीखना होता है वही होता है साहचर्य या अनुबंध का सिद्धांत। यानी उसके साथ में अपना अनुबंध बना लेना, उसके साथ में साहचर्य या फिर कह सकते हैं संबंध स्थापित कर लेना, ये सीखना जो होता है वही होता है अनुबंध के सिद्धांत या साहचर्य के सिद्धांत। अर्थात शैशवावस्था में सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह मूर्त होती है। यानी कि जो प्रत्यक्ष कोई भी वस्तु होती है उसी को देख करके ही जो बालक होता है वो सीखता है। इस प्रकार से शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अनुकरण का सिद्धांत। आप सभी लोग जानते हैं अनुकरण का मतलब दोहराना, नकल करना, अनुसरण करना। तो इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण या नकल करके सीखता है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण, दोष, समाज, परिवार आदि पर निर्भर करता है। यानी भाषा अधिगम में भाषा का गुण दोष कैसा है, समाज कैसा है, परिवार कैसा है, इस पर भी निर्भर करता है और उन्हीं को ही अनुकरण करके सीखता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या फिर कह सकते हैं पुनर्बनल का सिद्धांत। आगे हम बात करें तो बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जब तक किसी भी कार्य को सीखने के लिए उसके अंदर का उत्साह नहीं होगा, अगर रुचि नहीं होगी तो बालक कुछ भी सीख नहीं पाएगा। तो शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। बालकों को शिक्षा के प्रति रुचि है तो वो उसको सीखेगा और बहुत ही जल्दी सीख जाएगा। लेकिन अगर उसके शिक्षा के प्रति अगर उसकी रुचि है ही नहीं तो आप उसको कितने भी पीट लीजिए, कितना भी उसको आप
टॉर्चर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो उसको सीख नहीं पाएगा। अतः शिक्षण संबंधी जो पाठ्य सामग्री है, पाठ्य वस्तु है आदि का निर्माण व चयन बच्चों के रुचि के अनुसार होना चाहिए एवं उसे सदैव सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित भी करना चाहिए। यानी कि जो कुछ भी शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री है, पाठ्य वस्तु है आदि का निर्माण है वह चयन बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। यानी कि बच्चे को केंद्र में रख करके इन सभी चीज़ों का, इन सभी विषयों का जो चयन है वो करना चाहिए और उसे सदैव सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित भी करते रहना चाहिए। बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो इसमें यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। क्रियाशीलता मतलब करना, जो करके सीखते हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत। तो जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख व समझ लेता है। अतः बालकों को सदैव खुद से करके सीखने के पर्याप्त जो अवसर हैं वो उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यानी अधिक से अधिक क्या करना चाहिए कि जो बालक है वो अपने हाथ से यानी स्वयं से वो करके सीखे। और ये जो सीखना होता है ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आसान होता है और इससे जो बालक होता है वो जल्दी सीख व समझ लेता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का मतलब किसी भी चीज़ का बार बार अभ्यास करना और इससे जो अधिगम होता है, इससे जो सीखना होता है वो स्थिर हो जाता है, वो मजबूत होता है। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसी से हमारा व्यवहार उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है। और भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास भी जल्दी हो जाता है। तो इस प्रकार भाषा शिक्षण के सिद्धांत में भाषा अभ्यास का सिद्धांत भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आवृत्ति का सिद्धांत। तो भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतनी ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यानी आवृत्ति का सिद्धांत यानी जो भी सीखी हुई बात है अगर आप उसको जितना अधिक दोहराते हैं, जितना उसकी आप आवृत्ति करते हैं वह उतनी ही अधिक देर तक आपको याद रहेगी। इस प्रकार से भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। अगले पॉइंट की हम बात करें भाषा के कार्य, यानी जो भाषा होती है वो कौन कौन से कार्य करती है, किन किन महत्वपूर्ण कार्यों को वो संपादित करती है। तो अभिव्यक्ति का साधन है। यानी भाषा क्या है, तो भाषा एक अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त करते हैं, दूसरे व्यक्ति के सामने जो कुछ भी हमारे अंदर की भावनाएं होती हैं हम उनको व्यक्त करते हैं। दूसरा है सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक होती है। यानी कि जो भाषा है, भाषा के द्वारा ही हम सामाजिक संबंध हैं उनको स्थापित कर पाते हैं। भाषा मानव विकास का मूल आधार है। ज्ञान की प्राप्ति में भी भाषा सहायक है। यानी भाषा अगर ना हो तो हम ज्ञान की प्राप्ति कैसे करेंगे। शिक्षा की प्राप्ति में भी भाषा इंपॉर्टेंट है। और भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान भी है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो भाषा मानव सभ्यता एवं उसकी जो संस्कृति है उसकी पहचान भी होती है। बढ़ेंगे हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है। तो भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका के बारे में बात की जाए तो विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना, यानी विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की जो शिक्षा है उसको प्रदान किया जाएगा व्याकरण के द्वारा। विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास भी व्याकरण के द्वारा होता है। छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान भी व्याकरण के द्वारा ही प्राप्त होता है। फिर अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों ओर का जो भाषा कौशल है उसका विकास होता है। तो व्याकरण इस प्रकार से भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे हम बात करें तो भाषा का शुद्ध प्रयोग करने तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का जो ज्ञान होता है वो व्याकरण के ही अंतर्गत होता है। यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक है। यानी कि बच्चों में जो भाषा संबंधी अभिव्यक्तियाँ होती हैं उनका विकास भी व्याकरण के द्वारा ही किया जाता है। यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में भी सहायक है। आगे हम बात करें अगले पॉइंट की, यानी कि अगले क्या कुछ हैं जो व्याकरण की भूमिका है भाषा अधिगम में। तो व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए नए शब्दों की समझ विकसित होती है। यानी कि नए नए जो शब्द हैं उनको अगर समझना है तो उसके लिए व्याकरण जो है वो अनिवार्य है। यानी व्याकरण के द्वारा ही हम उनको समझ सकते हैं। यह छात्रों को गद्य पद्य में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। यानी कि जो गद्य है उसको कैसे लिखना है, जो पद्य है उसको कैसे लिखना है, कौन सा हमको गा करके पढ़ना है, कौन सा हमको ऐसे ही पढ़ना है। तो इनके बारे में जो कुछ भी अंतर है वो हमको व्याकरण के द्वारा ही पता चलता है। व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रत्यय, उत्तर, तत्सम,
तद्भव आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल के विकास में भी सहायक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाषा अधिगम में व्याकरण अपनी क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे हम बात करें व्याकरण की शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, तो व्याकरण के शिक्षण विधियों में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट विधि है आगमन विधि, और इस विधि में अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोग का जो प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत जो उदाहरण होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है और नियम बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार यह जो विधि होती है यह उदाहरण से नियम की ओर चलती है। कई बार क्वेश्चन ये सीटेट में बना हुआ है कि कौन सी ऐसी विधि है जो उदाहरण से नियम की ओर होती है, तो जो आगमन विधि है वह उदाहरण से नियम की ओर जाती है। यह शिक्षण पद्धति जो होती है वो छात्र केंद्रित होती है, जो छात्रों को करके सीखने पर जोर देती है। यानी कि आगमन विधि छात्र केंद्रित है और यह छात्रों को करके सीखने पर भी बल देती है। अगली जो विधि है, अगली जो पॉइंट है उसके बारे में बात करें इसी आगमन विधि के अंतर्गत, तो आगमन विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, यानी जो कुछ भी पहले ज्ञात है पहले उसको बताएंगे, फिर धीरे धीरे अज्ञात चीज़ों की ओर ले जाएंगे, फिर सरल से कठिन की ओर पहले जो सरल चीज़ें हैं उनको बारे में बता देंगे, फिर धीरे धीरे उनको कठिन, जैसे मान लो हमको जोड़ भाग घटाव करना है तो सबसे पहले जोड़ करेंगे, फिर घटाव होगा, उसके बाद धीरे धीरे जा करके पहले एक लाइन वाले जोड़, फिर दो लाइन वाले जोड़। तो इस प्रकार से पहले सरल बताएंगे, फिर उसके बाद कठिन की ओर ले जाएंगे। मूर्त से अमूर्त की ओर पहले जो प्रत्यक्ष वस्तुएं हैं उनके बारे में बताएंगे, फिर धीरे धीरे जो अप्रत्यक्ष वस्तुएं हैं उनके बारे में, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये सभी शिक्षण जो सूत्र हैं वो आगमन विधि के अंतर्गत आते हैं। अगली शिक्षण विधि है निगमन विधि, और जो निगमन विधि है ये नियमों से उदाहरण की ओर जाती है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, फिर उन नियमों को एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। यानी इसमें पहले नियम बनाए जाते हैं, नियम के बाद उनको उदाहरण देकर के समझाया जाता है। इस पद्धति में जो शिक्षक यह जो पद्धति है यह शिक्षक केंद्रित है, यानी यह शिक्षक केंद्रित विधि होती है जिसमें शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है। यानी कि इसमें जो नियम होते हैं वो शिक्षक के द्वारा ही बनाए जाते हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। निगमन विधि में क्या कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है उसके बारे में बात करें, तो निगमन विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और नियम से उदाहरण की ओर। तो यानी कि ये नियम से उदाहरण की ओर चलता है, निगमन विधि है। तो इस प्रकार ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें अनुकरण विधि, यानी व्याकरण शिक्षण विधि की अगली विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण का मतलब अभी हमने बताया दोहराना, यानी अनुकरण करके सीखना। तो इसीलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम अनुकरण करके सीखते हैं। और इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। यानी कि अनुकरण विधि में क्या होता है कि कोई भी पाठ अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो पहले 2 लाइन शिक्षक बोलता है, फिर उन लाइनों का अनुकरण करते हुए जो बच्चे होते हैं वो पीछे से बोलते हैं, या फिर जो शिक्षक है वो श्यामपट्ट पर कुछ लिख रहा है और उनका अनुकरण करते हुए बच्चे भी अपनी कॉपी पर लिखते हैं। तो इस प्रकार अनुकरण विधि भी शिक्षण विधि में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अगली है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के अंतर्गत कोई भी अगर तथ्य हैं, विषय हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, उनको एक्सप्लेन करके समझाते हैं। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि भी माना जाता है व्याख्यान विधि, और इस विधि में शिक्षक की जो भूमिका होती है वह प्रमुख होती है, इसीलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि माना जाता है। यानी निगमन विधि भी जो थी वो भी शिक्षक केंद्रित थी, और जो व्याख्यान विधि है ये भी शिक्षक केंद्रित है, लेकिन जो आगमन विधि है वह छात्र केंद्रित विधि होती है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगली है विधि हमारी भाषा संसर्ग विधि। तो यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, और प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह जो विधि है ये काम में ली जाती है। यानी इसमें रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ये भाषा संसर्ग विधि के अंतर्गत आती है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अगला पॉइंट है कक्षा में बहुभाषिकता एवं संसाधन के रूप में। यानी कि जो बहुभाषिकता होती है कक्षा कक्ष में, जो कोई बालक ऐसा है जो एक से अधिक भाषाएं जानता है, एक से अधिक भाषाएं उसको आती हैं, तो उसको हम कक्षा कक्ष में एक संसाधन के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस प्रकार से उसको हम सहयोगी बना सकते हैं कक्षा कक्ष में। संसाधन के रूप में कहने का मतलब कि बहुभाषिकता को कक्षा में कैसे हम उपयोगी बनाएं, कैसे उसको हम सहयोगी बनाएं। तो इसके बारे में बात करें तो पहले बहुभाषिक कक्षा जो है वो विद्यार्थियों के
शब्द भंडार में वृद्धि करती है। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा जो है वो उसकी मातृभाषा तेलुगु है, कोई बच्चा है उसकी मातृभाषा हिंदी है, कोई बच्चा है उसकी मातृभाषा गुजराती है। तो इस प्रकार बहुभाषिकता है और वो बहुभाषिकता जो है वो बच्चों को अपने अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करने के योग्य बनाती है। आगे बात करें बहुभाषिकता का जो गुण है, बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में सहायक होता है। यानी कि बहुभाषिकता अगर आई है बच्चों में तो बच्चों का जो विकास होगा वो रचनात्मक के रूप में होगा। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। क्यों? क्योंकि मान लो कि एक बच्चा हिंदी मातृभाषा से है, एक बच्चा तेलुगु मातृभाषा से है, तो तेलुगु वाला बच्चा अपनी जो संस्कृतियाँ होंगी, जो भी संस्कृति होगी उसके बारे में बताएगा, हिंदी वाला बच्चा वो अपनी बातें बताएगा। तो इस प्रकार से कक्षा में विभिन्न भाषाओं का जो प्रयोग है वो सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम भी है। आगे अगर हम पॉइंट की बात करें तो भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग करने से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा को समझने का अवसर मिलता है। यानी कि अगर भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग बच्चे कर रहे हैं, एक से अधिक छात्र हैं, एक से अधिक भाषाएं जानते हैं, तो वो जो बच्चे होंगे वो एक दूसरे की भाषा को समझने का उनको अवसर मिलता है तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के लिए तथा साथ ही दूसरों की भाषाओं एवं संस्कृतियों का सम्मान करना भी सीखते हैं। बहुभाषिकता जो है वो क्षमता, संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को भी बढ़ाती है। तो इस प्रकार जो बहुभाषिकता होती है वो कक्षा कक्ष में एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, एक संसाधन के रूप में उपयोगी होती है। हमने इसके बारे में जाना। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक था सीटेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट की जो हिंदी पेडागोजी है वहाँ से जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं। तो इसके लिए वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये जो कंटेंट बताया गया है अगर अच्छे से समझाया गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।